तो इस वीडियो में हम लोग कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव को आगे फॉरवर्ड करेंगे और हम देखेंगे कि जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो नॉन कंजर्वेटिव होता है। तो उसी प्रकार हम देखेंगे इस वीडियो में कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव है। तो हम केस देखेंगे इस बार ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक ब्लॉक है जो पोजीशन नंबर 1 में है और वो ब्लॉक जो है इस पोजीशन से कुछ एक हाइट h तक मूव कर गया है। ये y डायरेक्शन है, हमारा y डायरेक्शन है। तो कुछ हाइट h तक राइज कर दिया है हमने इस मास m को। ये बॉडी का जो मास है वो m है और इस पोजीशन को हम ले लेते हैं पोजीशन 2। अभी हमें निकालना है कि हमारे पास ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि जब हम इस बॉडी को यहाँ से ऊपर की तरफ ला रहे होंगे तो इसमें एक कांस्टेंट फोर्स ग्रेविटेशनल mg लग रहा होगा। वो mg फोर्स जो है उस mg फोर्स की वजह से कितना वर्क डन हुआ जब हमने इसको 0 से h पोजीशन तक लाया। तो पहले इसको फाइंड करते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, इन बिटवीन हमारे पास क्या फोर्स लग रहा होगा, mg फोर्स लग रहा होगा इसमें, जो कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो हम फोर्स वेक्टर लिखते हैं। x डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, डेट इज 0 आई कैप। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, क्योंकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन है y डायरेक्शन के, जैसे ग्रेविटेशन फोर्स नीचे की तरफ है और y डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स वेक्टर में हमारे पास y कंपोनेंट आ जाएगा mg j कैप। उसी प्रकार हम छोटा सा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ले लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, ऊपर की तरफ हो रहा है, पॉजिटिव y डायरेक्शन में। तो i डायरेक्शन में 0 आई कैप प्लस dx j कैप। अब जैसे मैंने पहले बताया था, हमारे पास वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा फोर्स वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो फोर्स वेक्टर कितना है, 0 आई कैप माइनस mg j कैप डॉट प्रोडक्ट विद डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो इस डॉट प्रोडक्ट से हमें क्या मिलेगा कि हमारा जो वर्क डन है वो नेगेटिव mg dx आ जाएगा। दिस इज अवर स्मॉल वर्क। अभी हमें क्या निकालना है, पूरा वर्क डन निकालना है जब बॉडी जो है इस पोजीशन से हाइट h तक मूव की है। तो इसको क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट कर देंगे 0 से h हाइट तक। तो टोटल वर्क डन निकल गया 1 से 2 की तरफ, वो हमारा आ गया नेगेटिव mg h। तो ये हमारा टोटल वर्क डन हुआ। ये हमारा क्या है, टोटल वर्क डन आया फ्रॉम 1 से, नहीं टोटल वर्क डन नहीं, ये हमारा वर्क डन आया फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2। अब सिमिलरली हम इसका रिटर्न देखेंगे। जैसे हमने डेफिनेशन में पढ़ा था पिछली क्लास में कि कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है, तो उसी प्रकार अब हम क्या करेंगे, इसको रिटर्न इस बॉडी को ऊपर से नीचे लाएंगे और फिर देखेंगे फिर कितना वर्क डन हो रहा है। अब बॉडी का मोशन ऊपर से नीचे की तरफ हो रहा होगा, दैट इज फ्रॉम 2 to 1। ठीक है, फ्रॉम 2 to 1 इसका मोशन हो रहा है। तो अभी इस केस में जब 2 से 1 हो रहा है, हमें क्या निकालना है, वर्क डन 2 से 1 निकालना है, 2 से 1 वर्क डन निकालना है। तो अभी इसमें सेम हम क्या निकालेंगे, अपना फोर्स वेक्टर निकालेंगे। तो फोर्स वेक्टर क्या आ जाएगा हमारे पास, फोर्स वेक्टर जो है हमारे पास सेम आएगा 0 आई कैप माइनस mg j कैप, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जब ये रिटर्न आ रहा होगा 2 से 1 में तो ग्रेविटेशन फोर्स तो नीचे की तरफ ही लग रहा होगा। तो ये तो क्लियर है कि हमारा फोर्स वेक्टर तो चेंज नहीं करेगा। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहाँ होगा, नीचे की तरफ, जो है नेगेटिव टू दी
वाई डायरेक्शन। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे लिखेंगे, 0i नेगेटिव dxj। अब फिर से वर्क डन निकालेंगे, वर्क डन, स्मॉल वर्क डन 2 से 1, वो क्या हो जाएगा हमारे पास, डॉट प्रोडक्ट जो है फोर्स का 0i mgj, डॉट प्रोडक्ट विद 0i नेगेटिव dxj। तो कितना आ गया ये पॉजिटिव में mg dx। दिस इज अवर वर्क डन 2 से 1। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, टोटल वर्क डन जब वो इस हाइट से h तक, ये ग्राउंड तक आया, मतलब h हाइट कवर अप किया उसने, तो टोटल वर्क डन आ जाएगा 2 से 1 कितना आ जाएगा, mg h आ जाएगा। अब हमने एक डेफिनेशन के हिसाब से क्या बोला था कि हमारा अगर वर्क डन जो है, हमारा जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव होता है जब वर्क डन 1 से 2 प्लस वर्क डन 2 से 1 अगर 0 हो जाए तो हमारा फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। अगर ये फोर्स हमारा वर्क डन 1 से 2 और वर्क डन 2 से 1 अगर 0 नहीं आता है तो वो कौन सा फोर्स होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो चलिए अब जानते हैं इसको पहचानने के लिए कि ये जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो कंजर्वेटिव है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, टोटल वर्क डन देखेंगे, वर्क डन 1 से 2 प्लस वर्क डन 2 से 1, तो हमारे पास कितना आया, हमारे पास वर्क डन 1 से 2 कितना आया था, mgh आया था, और वर्क डन 2 से 1 कितना आ रहा है, mgh पॉजिटिव में आ रहा है, तो ये क्या हो गया 0। तो हमारे पास जो क्या बचा, 0 आया वर्क डन, टोटल वर्क डन 1 से 2 और 2 से 1। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल जो फोर्स है दैट इज, वो जो है ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। वो कौन सा फोर्स है, कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव फोर्स है। परंतु फ्रिक्शन वाले केस में हमें क्या मिला था, ये हमें 0 नहीं मिला था, इसलिए जो फ्रिक्शन फोर्स था वो नॉन कंजर्वेटिव था, और यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। तो अभी हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के देखते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो जब इस पॉइंट से, फर्स्ट पॉइंट से 2 पॉइंट में आ रहा है और 2 पॉइंट से दोबारा 1 पॉइंट में आ रहा है, तो कैसे काइनेटिक एनर्जी चेंज कर रही है। तो उसको निकालने के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, हमें वर्क एनर्जी थ्योरम यूज़ करना पड़ेगी। तो अब देखते हैं उसको कैसे लगाएंगे। तो वर्क एनर्जी थ्योरम हमें क्या बोलती थी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू चेंज इन वर्क डन। ठीक, अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, दैट इज फॉर फर्स्ट केस, इस वाले केस के लिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, जबकि हमने यहाँ पर क्या लिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी 1 लिया है इस पॉइंट पे, इधर काइनेटिक एनर्जी 2 है जब ऊपर गई, तो ऊपर में हमारे पास क्या है, इस केस में काइनेटिक एनर्जी 2 हो जाएगी इस वाले केस में, और जब ये डाउन आ रहा है तो उस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी हम 3 ले लेते हैं यहाँ पर। अब देखते हैं क्या चेंजेस आएंगे। तो फर्स्ट वाले केस के लिए, इस वाले केस के लिए हम लोग देखते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 2 माइनस काइनेटिक एनर्जी 1 इक्वल टू वर्क डन। अब वर्क डन कितना हुआ था इस मोशन के दौरान, वो हुआ था नेगेटिव mgh हुआ था। तो काइनेटिक एनर्जी 2 जो है वो है काइनेटिक एनर्जी 1 माइनस mgh। तो इस एक्सप्रेशन से हमें क्या पता चल रहा है कि जो काइनेटिक एनर्जी है, जब ये यहाँ से काइनेटिक एनर्जी k1 थी और जैसे जैसे ऊपर जा रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जा रही है। तो हम लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी 2 इज़ लेस देन काइनेटिक एनर्जी 1। ठीक है, ये हमें वर्क एनर्जी थ्योरम से पता चला। ठीक है, अब सेकंड केस के लिए हम देखते हैं। इस वाले केस के लिए हम लोग देखते हैं कि इस केस के लिए हमारे पास क्या काइनेटिक एनर्जी आ रही है। तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, अगेन हम लगाएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू चेंज इन वर्क डन।
तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या चेंज आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी 3 माइनस काइनेटिक एनर्जी 2। वर्क डन कितना होगा हमारे पास इस केस में, इस केस में हमारे पास वर्क डन आया था mgh पॉजिटिव साइन के साथ। तो पॉजिटिव साइन के साथ हम लिख देंगे mgh। तो काइनेटिक एनर्जी 3 क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी 2 प्लस mgh। तो यहाँ देखिए, यहाँ डिफरेंस आया हुआ है। तो यहाँ क्या बता रहा है कि जो काइनेटिक एनर्जी 3 है वो ग्रेटर देन है काइनेटिक एनर्जी 2 से। मतलब जब बॉडी जो है ऊपर से नीचे आई तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई। अब निकालते हैं कि काइनेटिक एनर्जी 3 इन रिस्पेक्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी 1। तो हम क्या करते हैं, बल्कि हमें एक इम्पोर्टेंट कि फ्रिक्शन फोर्स में हमें क्या देखने को मिला था, फ्रिक्शन फोर्स में हमें देखने को मिला था कि काइनेटिक एनर्जी 3 जो है वो लेस देन है काइनेटिक एनर्जी 2। ये डिफरेंस है, ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के केस में आता है और ये कंजर्वेटिव फोर्स के केस में आ रहा है कि काइनेटिक एनर्जी पहले नीचे से ऊपर गया तो काइनेटिक एनर्जी कम हुई, और फिर जब ऊपर से नीचे आया तो काइनेटिक एनर्जी फिर से इंक्रीज हो गई। जबकि हमें नॉन कंजर्वेटिव केस में क्या मिला था कि 1 से 2 जा रहे थे तो काइनेटिक एनर्जी कम हो रही थी, और 2 से 1 आ रहे थे तब भी काइनेटिक एनर्जी कम हो रही थी। तो ये डिफरेंस है काइनेटिक एनर्जी में। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में काइनेटिक एनर्जी हरदम रिड्यूस होती रहती है, बल्कि ये कंजर्वेटिव फोर्स में हमारे पास इसमें काइनेटिक एनर्जी पहले डिक्रीज हो रही है, फिर इंक्रीज हो रही है। अब निकालते हैं इम्पोर्टेंट, ये जो काइनेटिक एनर्जी है इसको हम इस एक्सप्रेशन से रिप्लेस कर देते हैं। तो हमारे पास क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी 3 इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 1 माइनस mgh प्लस mgh। तो काइनेटिक एनर्जी, यहाँ भी mgh है सॉरी, तो ये और ये कट गया, तो काइनेटिक एनर्जी 3 इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 1। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। तो यहाँ हमें क्या मिला कि जो हमारी एनर्जी थी, जो काइनेटिक एनर्जी थी इस पॉइंट पे, जब ये नीचे से ऊपर गई तो काइनेटिक एनर्जी कम हुई, फिर जितनी कम हुई वो जब वापस आने लगी उतनी काइनेटिक एनर्जी उसने दोबारा ले ली। तो काइनेटिक एनर्जी एट 3 जब ये ऊपर से नीचे आया इस पॉइंट पे, और काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल था वो सेम आया। मतलब हमारी जो एनर्जी है वो जब नीचे से ऊपर गई और फिर ऊपर से नीचे आई तो कंजर्व रही है, हमारी एनर्जी कहीं और नहीं गई है। जैसे ही हमने नीचे से ऊपर फेंका तो वो एनर्जी कहाँ चली गई, काइनेटिक एनर्जी जो है रिड्यूस हो गई इस स्टेज में, और वो किसी और फॉर्म की एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। फिर वो ऊपर से नीचे आई तो उतना पोटेंशियल एनर्जी ने दोबारा काइनेटिक एनर्जी हमें दे दी। इसीलिए हमें यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 3 इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 1 मिला था। बल्कि जब हमने ये फ्रिक्शन फोर्स के केस में देखा था तो हमें क्या मिला था, जो काइनेटिक एनर्जी 3 था वो काइनेटिक एनर्जी 1 माइनस समथिंग, यहाँ पर पॉजिटिव टर्म था। तो इसका मतलब था कि जो हमारा काइनेटिक एनर्जी 3 था इन केस ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वो इक्वल नहीं था काइनेटिक एनर्जी 3 के। तो इसमें एक और इम्पोर्टेंट लाइन लिख देते हैं, एक इम्पोर्टेंट लाइन, इन केस ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के केस में काइनेटिक एनर्जी 3 इज नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 1। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट केस। और इन केस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स काइनेटिक एनर्जी 3 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 1। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि कंजर्वेटिव फोर्स जब लगता है तो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी थी इनिशियली वो किस और फॉर्म पे कन्वर्ट होना स्टार्ट होगी, जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो जैसे ये हाइट h में गया तो उसने उस काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, और जब वो फिर से ऊपर से नीचे आने लगा तो वो पोटेंशियल एनर्जी है फिर से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो हमारी एनर्जी जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं हुई है,
हमारी एनर्जी नीचे से ऊपर में गई तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, और ऊपर से जब नीचे आई तो वो पोटेंशियल एनर्जी जो है दोबारा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। इसीलिए हमें जो है कंजर्वेटिव फोर्स के केस में हमें काइनेटिक एनर्जी 3 जो है काइनेटिक एनर्जी 1 के बराबर मिली। बल्कि जब फ्रिक्शन फोर्स होता है तो फ्रिक्शन फोर्स में क्या रहता है, जब भी कभी कोई बॉडी फ्रिक्शन फोर्स के कारण एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जाती है तो फ्रिक्शन फोर्स का जो वर्क डन है वो हीट की फॉर्म पे कन्वर्ट हो जाता है। जो वर्क है वो हीट में कन्वर्ट हो जाता है, और जो हीट है वो दोबारा वर्क में कन्वर्ट नहीं होता है। वो हीट को हम कभी भी वर्क डन में कंप्लीटली रिकवर नहीं कर सकते। इसीलिए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के केस में हमारी जो एनर्जी है हीट की फॉर्म पे डिस्ट्रॉय हो जाती है।